हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन किया था, सॉल्यूशन के राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन किया था फॉर वोलेटाइल मिक्सचर्स। नाउ द फार्मूले यूज्ड इन आइडियल सॉल्यूशन। जनरली हम लोग आइडियल सॉल्यूशन में जो फार्मूले यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, दैट इज PS is equal to P naught XA plus P naught B XB, where XA plus XB is equal to 1 applied in liquid phase। यानी कि ये फार्मूला जो हमने लिखा है ये अपन लिक्विड फेज में अप्लाई होगा। फर्स्ट वन वाला जो फार्मूला है दैट विल बी अप्लाइड इन लिक्विड फेज। सिमिलरली 1 upon PS is equal to YA upon P naught A plus YB upon P naught B by A plus YB is equal to 1 applied in वेपर फेज, यानी कि वेपर फेज में अप्लाई होगा। Where PS is the vapor pressure of solution। जो PS है that is the vapor pressure of solution। एक बार हम लोग इनके नोटेशन फिर से रिपीट कर लेते हैं, हालांकि हमने पढ़ाते समय राउल्ट्स लॉ के केस में एक्सप्लेन कर भी दिया था। XA and XB are the mole fraction of A and B components in liquid phase, whereas YA and YB are the mole fraction of A and B in A and B components in vapor phase। तो हमने ये बात बता दी है, ये फार्मूले हमारे अप्लाई होंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग यू कि ये फार्मूला हमारे पास यहां पर जो PS बराबर P naught A XA प्लस P naught B XB है, इसमें दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होगा। और हर जगह यही होता है कि अगर दो कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होता है। और ये हम लोग यहां पर लिक्विड फेज के लिए अप्लाई करेंगे और ये जो है हम लोग वेपर फेज के लिए अप्लाई करेंगे। बेटा, अब हमारे पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, तो मैं तुम्हें बहुत बेसिक लेवल से जो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है पहले उससे स्टार्ट करूंगा और एक बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक प्रॉब्लम हम लोग यहां पर लेंगे और उसको समझाएंगे कि कैसे आइडियल सॉल्यूशन का पूरा एक्सप्लेनेशन उसी प्रॉब्लम के अंदर अवेलेबल है। तो जरा ध्यान देंगे, मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं, तुम लोग यहां पर नोट कर लोगे। और नेक्स्ट में यहां पर मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेने शुरू किए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन राउल्ट्स लॉ। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन राउल्ट्स लॉ। जरा ध्यान देंगे हम लोग। पहला जो प्रॉब्लम हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको ध्यान से देखें। चलिए, ऊपर वाला पार्ट भी मैंने ये रिमूव कर दिया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन राउल्ट्स लॉ। चलिए, फर्स्ट वन एग्जाम्पल, पहला बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल हमने लिया। फर्स्ट वन एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट वन एग्जाम्पल, ए सॉल्यूशन contains two components A and B with mole ratio is equal to 2:3। with mole ratio is equal to 2:3। A solution contains two components A and B with mole ratio 2:3 if vapor pressure of A in pure state is pure state, हम इसे P naught A बोलेंगे प्योर स्टेट में, that is 40 mm and vapor pressure of B in pure state P naught B is equal to 60 mm। Find mole percent of A and B in vapor phase। हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बताना। हाँ बेटा, अपन ध्यान देंगे। A solution contains two components A and B with mole ratio 2:3। If vapor pressure of component A in pure state is P naught A is 40 mm and vapor pressure of component B in pure state is 60 mm,
फाइंड द मोल परसेंट ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। ए और बी के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यानी कि एक बार अपन डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताएंगे। यहां पर मैंने दो कंपोनेंट को मिक्स कर दिया, एक ए और एक बी, दोनों को मिक्स किया। एक के अपन मोल 2n है और एक के 3n है। हम ऐसा मान लेते हैं मोल्स आर, रेशियो दिया हुआ है, मोल ऑफ ए 2n एंड मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू 3n। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा 2/5 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा 3/5। 3/5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी 2/5 और ये किसमें होगा, इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन आ गया ये और बी, 2/5 एंड 3/5। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इसे हम बोलेंगे YA और इसे बोलेंगे हम लोग YB। ये हमें कैलकुलेट करना है, YA और YB कैलकुलेट करना बेटा, हमें कैलकुलेट करना बेटा YA एंड YB। तो हम इसका एक बहुत ही इजी तरीका बताते हैं YA और YB निकालने का। और YA और YB आएगा तो हमें चाहिए क्या, मोल परसेंट। तो मोल परसेंट आ जाएगा तो हम मोल परसेंट का फार्मूला जान लें, ऑफ A इन वेपर फेज इज इक्वल टू YA इंटू 100। यानी कि अगर YA आ गया तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे ही मोल परसेंट ऑफ B इन वेपर फेज YB इंटू 100। यानी कि हम लोग अगर YA और YB कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा बस P नोट भी गिवन है, और हम अगर YA YB निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। YA और YB निकाल लें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो जरा ध्यान देखिए, P नोट 40 है और P नोट भी 60 है। तो अपन लोग ध्यान देंगे, मेरी तरफ देखें, तो बहुत इजी तरीका अपन इसका डिस्कस कर रहा हूं। इसमें सिंपल पहले तो एक काम करते हैं, हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं, PS निकाल लिया हमने। तो PS होगा P नोट X से 2/5 प्लस P नोट भी 60 और X भी होगा हमारे पास में यहां पर 3/5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहां पर 16 प्लस 36, ये हो जाएगा हमारे पास में 52। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, यहां से YA कैलकुलेट कर लेते हैं। YA कैसे कैलकुलेट करेंगे, YA कैलकुलेट करने के लिए हम लोग राउल्ट्स लॉ को डाल्टन्स लॉ के इक्वल करते हैं। राउल्ट्स लॉ को डाल्टन्स लॉ के, यानी कि हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि YA इज इक्वल टू होता है P नोट X से अपॉन PS, और YB होता है P नोट B XB अपॉन PS। ये होता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये अपन P नोट X है और ये हमारे पास में P नोट भी X में है। तो P नोट X से तो हमें पता चल गया यहां से 16 है, और PS हमें पता चल गया 52 है। तो हम लोग यही सब YA निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे, YA देखें, YA हो गया बेटा P नोट X से अपॉन PS। P नोट X से हो गया 16 अपॉन PS 52। P नोट भी X भी हो गया हमारे पास में 36, P नोट भी X भी हो गया 36 अपॉन PS हो गया 52। ये हो गया YA एंड YB। तो मोल परसेंट ऑफ A इन वेपर फेज इज इक्वल टू 16/52 इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन को, मोल परसेंट आ जाता है।
and mole percent of B in vapor phase is equal to 36/52 into 100। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हुआ जिसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालना भी सीख गए पेपर फेज में, और जिसमें मोल परसेंट कैलकुलेट करना भी सीख गए बेटा। तो अपन ध्यान देंगे, सबसे पहले पीएस कैलकुलेट कर लो, पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, और वाई ए का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, पी नोट एक्स अपॉन पी एस। हमने ये बात डाल्टन फ्लो में बताई थी, वाई ए इक्वल टू पी नोट एक्स अपॉन पी एस एंड वाई बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी अपॉन पी एस। क्लियर हो जाएगा वाला, ये वैल्यू सोल्व करके हम लोग एग्जैक्टली निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग और ज्यादा चीजें सीखेंगे। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हम लोग लेने जा रहे हैं। सब लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से समझें और इसके बेस पर हम आइडियल सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अगला वाला प्रॉब्लम पे आते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम बेटा बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम, ध्यान से देखें। हम ध्यान देंगे, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास, जो एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं। इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन for a solution. The vapor pressure of the solution is shown by the equation Ps is equal to 200 प्लस 400 एक्स वैल्यू। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। फाइंड द फर्स्ट वन, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन and toluene in pure state। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इन प्योर स्टेट, हमें ये बता। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इन प्योर स्टेट, पहला पार्ट हमारे पास ये है। एक एक करके थोड़े क्वेश्चन आएंगे, एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तो पहला पार्ट हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इन प्योर स्टेट, और इसमें ही आल्सो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इन वेपर फेज। वेपर फेज ये बता, वेपर फेज में बेंजीन और टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। दो पार्ट पहले लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे का। पहले दो पार्ट अपन लेते हैं। अभी ये चार पार्ट में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। पहले बताना, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में बेंजीन और टोल्यूइन का वेपर प्रेशर क्या है। तो इसका तरीका हमारे पास है, यानी कि हमें चाहिए पी नोट बी और पी नोट टी। पहले का आंसर देने जा रहे हैं। हमें चाहिए पी नोट बी क्या है और पी नोट टी क्या है और बेंजीन क्या है।
तो हम एक काम करते हैं, इसका एक तरीका समझाते हैं। इसका तरीका यह है कि अगर मान लिया तुम्हारे पास में बेंजीन का तुम्हें प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर चाहिए, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने। पहली बात तो कभी ऐसा नहीं करना है कि किसी भी इक्वेशन में दिया हुआ है तो ऐसे कंपेयर करना शुरू किया, पीएस बराबर पी नोट बी एक्स बी पी नोट टी एक्स टी, यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारे पास में एक्स बेंजीन दिया हुआ है यहां पर, और ये जो यहां पर एक्स बेंजीन है ये पता ही होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ये एक्स बेंजीन जो है वो अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना बेटा कि ये जो यहां पर जो वैल्यू लिखी है इसे पी नोट बी मान लिया, इसे एक्स बी मान लिया, इसे पी नोट टी और एक्स टी 1 हो गया, और ये वैल्यू आ गई पी नोट टी की 200 और पी नोट बी की वैल्यू आ गई 400। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। इसके दो तरीके हमारे पास है। फर्स्ट वन, जो तरीका हमारे पास अवेलेबल है उसको अपन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि पीएस बराबर जो हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखी हुई है जो सॉल्यूशन के प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, इस सॉल्यूशन के प्रेशर को जो रिप्रेजेंट इक्वेशन कर रही है, उस इक्वेशन के बेस पर हम एक बात बोल सकते हैं। ध्यान देंगे, सॉल्यूशन में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस तुम्हें पता होना चाहिए, आंसर देने जा रहा हूं। फर्स्ट वन, अगर मैं बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को यूनिटी कर देता हूं, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को अगर यूनिटी कर दूं, ध्यान दो, अगर मान लिया तुम्हारे पास एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है, तो किसी का अगर मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो बताओ प्योर स्टेट में वही कंपोनेंट होगा या नहीं? बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर इसका मोल फ्रैक्शन में 1 कर दूं तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट के प्योर स्टेट के बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब वही कंपोनेंट अवेलेबल है सॉल्यूशन में जिसका यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन हमने 1 रखा। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नोट बी के बराबर हो जाएगा अगर एक्स बी का वैल्यू 1 रखो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक्स बी को हम 1 रख देते हैं तो पीएस की वैल्यू पी नोट बी के बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू 600 आ गई। अब यहां पर जो पीएस है ये हमने यहां पर यूनिट भी लिख दिया है, ठीक है, यहां पर देख लीजिए। और यहां पर एक बार एक्स बी को मैंने 0 रख दिया, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमने 0 ले लिया, इस वाले का 0 ले लिया, तो इसका वाला एक्स बी 1 हो जाएगा, यानी कि दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट हो गया। अगर एक्स बी 0 होगा इसका वाला तो ये हुआ कि एक्स टी का मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 होगा। और अगर एक्स बी को 0 रखेंगे तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा हमारे पास वो पी नोट टी के बराबर होगा, ये वैल्यू होगी, और ये 200 के बराबर होगी। हम इसे बोल सकते हैं पी नोट टी। इसका मतलब अपन रिमेंबर इट, कभी भी कोई भी इक्वेशन तुम्हें दी है, सॉल्यूशन में कोई भी इक्वेशन अगर बेटा दी है तो उस सॉल्यूशन में जो इक्वेशन दी हुई है उसमें जिसका मोल फ्रैक्शन दिया उसे एक बार यूनिटी रख दो, तो उस समय जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो उसी कंपोनेंट के बराबर होगा जिसका 1 रखा है तुमने। और एक बार उसे 0 रख दोगे तो दूसरे कंपोनेंट का अपन वेपर प्रेशर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग पी नोट बी और पी नोट टी निकाल सकते हैं, 600 एंड 200। क्लियर हो जाए, हमारे पास में पी नोट बी और पी नोट टी निकालिए। अब हमारे पास आया दूसरा क्वेश्चन, यानी कि पी नोट बी और पी नोट टी हमारे आ चुके हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे, हमारे पास दूसरा कंपोनेंट आ रहा है, जिसको दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हम लोगों को वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकलेगा। दूसरा यहां पर मैंने दोनों कंपोनेंट लिए, यहां पर मैंने दोनों कंपोनेंट लिए बेटा, यहां पर मैंने दोनों कंपोनेंट ले लिए, यहां पर दोनों कंपोनेंट ले लिए, देख लीजिए, एक ए है और एक बी है। और इनिशियली मैं ये मान के चल रहा हूं कि बिल्कुल भी वेपर्स अपन प्रेजेंट नहीं है। इनिशियली ऊपर जो भी वेपर्स हैं वो रखने के बाद अपन प्रेजेंट होती है, और यहां पर मतलब वेपर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये मान के चल रहा हूं कि इसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे 1/2 है। बता ऐसा नहीं हुआ कि एवोपरेट होगा कुछ कम होगा, वो नहीं है। वी आर एज्यूमिंग दैट नो एवोपरेशन इज देयर इनिशियली, और इसका मोल फ्रैक्शन अपन का एक्स ए इज इक्वल टू होगा 1/2 एक्स बेंजीन बोल सकते हैं। ए को मैंने बेंजीन बोल दिया बेटा और बी को मैंने टोल्यूएन बोल दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेंजीन का तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 और टोल्यूएन का हो जाएगा हमारे पास 1। दोनों के मोल का रेशियो 1:1।
या इक्वल मोल थे, N एंड N मोल। ये बेंजीन के थे और ये टोल्यूइन के थे। ठीक है, अब मेरे पास बेंजीन और टोल्यूइन दोनों के N मोल थे, तो मोल फ्रैक्शन हो गया 1/2 ये लिक्विड फेज में हो गया बेंजीन का और टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन। तो क्या हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? P0B और P0T हमने पहले वाले केस में निकाल लिया था, तो क्या PS की वैल्यू बता सकते हैं हम लोग? बिल्कुल। PS बराबर हो जाएगा हमारे पास P0B 600 इंटू 1/2 प्लस P0T 200 इंटू 1/2। फार्मूला कौन सा लगाया पता होगा? सॉल्यूशन फेज में फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा? P0A XA प्लस P0B XB। तो P0B 600, XB 1/2, P0T is 200 and XT is 1/2। तो अपन ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 100 और 300 400। अब मैंने तुम्हें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना बता रखा है, वेपर फेज का फार्मूला बता रखा है मैंने कि Y is equal to P0A XA upon PS, यानी कि फार्मूला क्या हमारे पास में, ये वैल्यू ऊपर रख दो और ये टोटल नीचे रख दो, तो ये हो गया Y है। तो Y बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया हमारे पास में? यहाँ पर देख सकती हो बेंजीन का हो गया P0B XB अपॉन PS, ये वैल्यू हो गई हमारे पास 300 और 400। ये वैल्यू ऊपर रख दी बेटा मैंने P0B XB, ये वैल्यू ऊपर रख के ये वैल्यू निकाली 3/4। और इसी तरीके से मैंने टोल्यूइन निकाल लिया, ये वैल्यू आ जाएगी 100 या ये वैल्यू आ गई। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आ गया बेंजीन का और टोल्यूइन का। बेंजीन और टोल्यूइन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? यहां पर बेंजीन और टोल्यूइन मोल फ्रैक्शन आ चुका हमारा। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हो गया 3/4 और टोल्यूइन का हो गया 1/4। बेंजीन का हो गया 3/4 और टोल्यूइन का हो गया 1/4। ठीक है, यानी कि बेंजीन और टोल्यूइन दोनों 75% 25% वेपर फेज में प्रेजेंट हो गए। अब हमारे पास तीसरा पार्ट आएगा। P0B XB से हमने यहां पर P0B XB अपॉन PS से अपन ने बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाला और टोल्यूइन का वेपर फेज। ठीक है, अब अपन आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम देखें, थर्ड वन प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे। अभी सेकेंड प्रॉब्लम तक हमने किया, अब थर्ड प्रॉब्लम यहां पर ध्यान देंगे। लिंक विद सेकेंड प्रॉब्लम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लिंक्ड विद सेकेंड प्रॉब्लम। इफ vapors present in second problem condensed to another container, condensed to another container, यानी कि वेपर को हमने टेक अवे किया और उन्हें कंडेंस टू अनदर कंटेनर, कंडेंस टू अनदर कंटेनर, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन in vapor phase. Find the mole fraction of benzene and toluene in vapor phase for the next container. ये अपन यहां पर समझा रहे हैं। ये मेरे पास बेटा यहां पर मेरे पास दोनों बेंजीन और टोल्यूइन प्रेजेंट था। ये बेंजीन था और ये टोल्यूइन था।
बेंजीन था, ये टोल्यूइन था, और ये दोनों की वेपर्स मेरे पास प्रेजेंट हैं। ये है YB 3/4 और YT 1/4। अब मैंने क्या करा, इन वेपर्स को लिया यहां पर और इन्हें मैंने दूसरे कंटेनर में डाल दिया, यानी कि इन वेपर्स को लेकर के यहां पर मैं इधर दिखा देता हूं। यहां पर मैंने क्या करा, YB बराबर है 3/4 और YT बराबर है 1/4। इन वेपर्स को लिया और मैंने दूसरे कंटेनर में डाल दिया। यहां पर देख सकते हो कंडेंस कर दिया मैंने यहां पर, और कंडेंस करके इस तरीके से मैं लिया न्यू लिक्विड, यानी कि मैं नेक्स्ट कंटेनर मतलब मैं बात पूछ रहा हूं न्यू लिक्विड की। न्यू लिक्विड में बेंजीन और टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यहां पर मुझे बताना YB डैश और YT डैश क्या होगा, ये मुझे बताना YB डैश और YT डैश क्या होगा। ठीक है, तो अपन ये देख सकते हो कि ये बेंजीन और टोल्यूइन जो हमारे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1/4, 3/4 और 1/4 था, यही तो कंडेंस हुआ है, यही तो हमारे पास कंडेंस हुआ है, यही वाला लिक्विड तो कंडेंस हुआ है। देखो जरा ध्यान देंगे, यही तो वो लिक्विड है, यही तो कंडेंस होकर के लिक्विड बना हमारे पास, देख सकते हो। ये हमारे पास में जो लिक्विड है वो ये वाला है, इन्हें हम ले गए, इन्हें कंडेंस कर दिया हमने इसे, तो ये जब कंडेंस हुआ तो यहां पर जो हमारे पास बेंजीन का नया मोल फ्रैक्शन होगा वो 3/4, टोल्यूइन का 1/4 होगा। तो अब YB डैश और YT डैश बताना, तो हम बता सकते हैं बेटा, ध्यान देंगे, नए कंटेनर के लिए बताना है YB डैश और YT डैश, हम बता सकते हैं कैसे। पहले हम सॉल्यूशन नए वाले लिक्विड के लिए, फॉर न्यू लिक्विड, ध्यान देंगे, फॉर न्यू लिक्विड PS इक्वल टू P नोट B सॉरी 600, P नोट B और P नोट T तो वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, ये तो वैल्यू यही रहने वाली है। तो P नोट B XB, P नोट T XB, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 450 प्लस 50 500। तो क्या हम फिर से YB डैश निकाल सकते हैं, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 450/500, दैट इज 9/10, और टोल्यूइन का हो जाएगा हमारे पास यहां पर 5/10, 50/500 यानी कि 1/10। Now, can we repeat the process again? क्या हम लोग इसे दोबारा रिपीट करें? एक बार रिपीट कर लेते हैं, और प्रैक्टिस भी हो रही है कि अपन बेंजीन और टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन हमने फिर से निकाल दिया एक बार पेपर फील्ड में, ये प्रैक्टिस हो जाती है हमारी को इसी क्वेश्चन में। नाउ फोर्थ वन क्वेश्चन हमारा, अगेन repeat the step number 3। इसे स्टेप को हमें रिपीट करना, जरा ध्यान देंगे। ये था हमारा, ये था 9/10 और ये था 1/10। तो क्या हम इन्हें फिर से कंडेंस कर सकते हैं, फिर से हम लोग नए लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल, देख लीजिए, कर दिया हमने। जो मोल फ्रैक्शन यहां पे होगा पेपर फील्ड में, वही यहां हो जाएगा। ये देख लीजिए,
अब फिर ये न्यू लिक्विड बन गया हमारा, अगेन न्यू लिक्विड। तो क्या हम फिर बता सकते हैं वाई पी डबल डैश कितना है और वाई टी डबल डैश कितना है? कैसे निकालेंगे? फिर से अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहां पर ध्यान देंगे बेटा, क्या फिर से निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं, बिल्कुल। यहां पर सॉल्यूशन देखें, पी एस इजिकल टू पी नोट बी 600 9/10 प्लस 200 1/10 दैट इज 540 560 560 20 प्लस 540, ठीक है। नाउ वाई बी डैश डबल डैश अगेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन that will be equal to 540 by 560 27 by 28 and yt double dash is equal to 1 by 20. Now we can see that the process is again and again repeated. The mole fraction of one component is always going to increase. तुम देख सकते हो जैसे जैसे प्रोसेस हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूरी तरह बढ़ता जा रहा है, एक कंपोनेंट बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। बेंजीन जो है पूरा पूरा बढ़ता जा रहा है और टोल्यूइन जो है दूसरा जो कंपोनेंट है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपोनेंट थोड़ी देर अगर मैं इसी प्रोसेस को अप्लाई करता जाऊं तो बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटी को अप्रोच करने लगेगा और टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन 0 को अप्रोच करने लगेगा। इसका मतलब तो ये हो गया, क्या हम ये बोल सकते कि थोड़ी देर बाद में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन यूनिटी को अप्रोच करेगा? भाई पहले अपन 50-50% तो दोनों, फिर 75-25 पे आ गए, फिर 90 और 10 पे आ गए, अभी तो ये 97% और ये अपन अप्रोक्स जो है वो 3% अप्रोक्स होगा। और अगली बार जाओगे तो हो सकता है 99% और 1% पे आ जाए और उसके बाद जाओगे तो अपन 100% बेंजीन और टोल्यूइन अपन पर 0% हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास दो कंपोनेंट थे, दोनों मिक्सी हुई लिक्विड थे और जब हमने इन्हें कंपोनेंट को बार बार डिस्टिल किया, बार बार इन्हें कंपोनेंट को वेपर्स बनने के बाद में दूसरे कंटेनर में डाला, देन वन लिक्विड इज गोइंग टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर वन एंड दिस प्रोसेस नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। यानी कि वी कैन से दैट आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करने वाले कंपोनेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज्ड टू सेपरेट आउट द आइडियल सॉल्यूशन कंपोनेंट्स। हम लोग इस बात को अभी ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड by fractional distillation method. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, बेटा मैंने इस पर लाइन की थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आइडियल सॉल्यूशन जो फॉर्म करेंगे उनके कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। नॉन आइडियल कंपोनेंट को कभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब हम लोग इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझाते हैं और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अपन आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट कैसे अपन पे यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो मैं इसको समझाने जा रहा हूं। यहां पर जरा देखें, हमारे पास में स्टार्टिंग में मैंने जब राउल्ट फ्लो पढ़ाया था तो अपन ने एक ग्राफ बनाया था जिसको हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट फिर से करने जाते हैं। जरा देखें हम लोग, ये ग्राफ में जो नीचे वाली लाइन है, ये जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन को अपन मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर मैंने बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 1 ले लिया और यहां पर मैंने टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन 1 ले लिया। हमें पता है कि बेंजीन इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू टोल्यूइन, बेंजीन ज्यादा वोलेटाइल है।
तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू पी नोट बी की, पी नोट टी की है, जिसकी वैल्यू हमने 200 mm रख दी, और इसकी वैल्यू हमने यहां पर 600 mm रख दी है। देख सकते हैं ये अपन पी नोट बेंजीन, ठीक है, यहां पर ये 600 mm, ठीक है ना। तो चाहो तो वैल्यू रखो, अन्यथा अदरवाइज ऐसे ही लिख देते हैं पी नोट। यहां पर ये लाइन सॉल्यूशन की लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, सॉल्यूशन के प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। दिस इज पी एस, पी नोट बी एक्स पी प्लस पी नोट टी एक्स टी, बिल्कुल सॉल्यूशन पी नोट बी एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स टी। यहां पर ये सॉल्यूशन वाली लाइन को अपन ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ थोड़े से अपन जगह भी चाहिए यहां पर, तो मैं उसको समझाने जा रहा हूं, इसलिए इसे हटा ही देता हूं, इस लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान देंगे, शुरू में जब हमने ये लाइन ली थी तो अपन बेंजीन और टोल्यूइन दोनों का मोल फ्रैक्शन यूनिटी था, वो बेंजीन और टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन 1/2 था, एक्स भी 1/2 था बेटा, और एक्स टी भी 1/2 था, दोनों का मोल फ्रैक्शन 1/2 था, दोनों का मोल फ्रैक्शन 1/2 था, यानी कि 50% बेंजीन था, 50% टोल्यूइन था। ठीक है, अब इसके बाद बेंजीन और टोल्यूइन दोनों जो 50% थे, तो तुमने पहली बार देखा होगा कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन जब 50% था और टोल्यूइन का 50% था, उस समय बेंजीन और टोल्यूइन, बेंजीन 75% अपन वेपर फेज में गया था और टोल्यूइन 25% हमारे पास में गया था। इसका मतलब यह हुआ कि बेंजीन और टोल्यूइन दोनों ही 75% और 25% हमारे पास मोल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होंगे, जो वेपर फेज में। ध्यान देंगे, ये वेपर फेज का पाइप बता दिया। अब तुम्हें ये बात भी पता होगी, ध्यान देते रहना मेरी बात पर, ध्यान देते रहना अपन कंसेप्ट पर। शुरू में जब मैं यहां पर समझा रहा हूं, यहां पर दोनों का मोल फ्रैक्शन 1/2 था, और ये अपन पता ही है सबको, ये 3/4 जो बेंजीन है, और टोल्यूइन जो है वो 1/4। अब मैंने इन्हें वेपर फेज में बदला था, इन्हें अपन अनदर लिक्विड में बदला था, न्यू लिक्विड। तो यहां पर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया था? 3/4, और टोल्यूइन का कितना हो गया था? 1/4। ये ऐसे था, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अब वेपर फेज में 9/10 और 1/10 आ जाएगा, ये बेंजीन और ये टोल्यूइन, ठीक है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? यहां पर पहली बार अपन 1/2 था, बिल्कुल देख लीजिए 1/2, फिर वो वेपर फेज में जब गया तो बेंजीन का हुआ 3/4, टोल्यूइन का हुआ 1/4, यानी कि ये बेंजीन और टोल्यूइन, ये रहा, ये वेपर फेज में, बिल्कुल वेपर फेज में। इस समय जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है वही उसका लिक्विड फेज में भी है, नई लिक्विड का, देख सकते हो ये आ गया नए लिक्विड का 3/4 1/4, ठीक है। फिर वो वेपर फेज में गया 9/10 और 1/10, ये आ गया, ये आ गया 9/10 1/10, फिर ऐसे ही और गया, फिर हमारे पास ये हुआ, ध्यान देंगे, ये 3/4 1/4, 9/10 1/10, ये हो गया, यहां पर यहां पे हो गया 27/28 और 1/28, ये बेंजीन के लिए है और ये टोल्यूइन के लिए। ऊपर बेंजीन लिख दिया मैंने और नीचे टोल्यूइन लिख दिया बेटा, और शुरू में 1/2 ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल ये सबके लिए लिख दिया। और फिर आगे फिर जाओगे ऐसे, तो ये और बन के, और ये तो बिल्कुल क्लोज आ जाएगा ऐसे, ये आ गया। इसका मतलब ये पूरे पॉइंट हमारे पास वेपर की पॉइंट आ गए, ये वाले पॉइंट किसके आ गए? वेपर के। ये पॉइंट अगर मैं मिला दूं तो ये वेपर के पॉइंट आ गए, और अगर यहां पर पूरा बेंजीन आ गया, ये वेपर है, इसका मतलब इसके पीछे सारा टोल्यूइन रह जाएगा, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा टोल्यूइन का। यहां पर देख सकते हैं कि ये पूरा पार्ट हमारा टोल्यूइन का हो जाएगा, यानी कि ये पूरा जो पार्ट है, पूरा जो पार्ट है हमारे पास टोल्यूइन का रहेगा, और इधर प्योर बेंजीन का रहेगा।
ये पूरा वेपर फेज का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इसके नीचे पूरी वेपर ही वेपर नहीं होगी, ये अपन इसके नीचे वेपर ही वेपर होंगे, ओनली वेपर, और इसे बोलेंगे हम लोग ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट। और ये पूरे पर अपन ऊपर की तरफ इधर ये अपन होगा लिक्विड, ये होगा हमारे पास बबल पॉइंट। बबल पॉइंट पर और ड्यू पॉइंट पर ये हमारे पास रहेगा। इसके ऊपर सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड होगा, इसके नीचे वेपर होगा, और यहां लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे, यहां लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। ये हमारे पास प्योर बेंजीन होगी यहां पर, और ये यहां पर प्योर टर्पेन होगी। इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला कर्व, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय fractional distillation method. Always remember that only components of ideal solution can be separated by fractional distillation method, not for non-ideal solution components. Non-ideal solution जो component form करेंगे that cannot be separated from fractional distillation method. तो अपन ये ध्यान रखें, ये कर्व बड़े काम का है हमारा, इसे अपन ध्यान रखेंगे, और इसके बेस पर भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग इसको सोल्व करना जानते हैं। अब हमें ये पूरा अच्छे से याद रख लेना है बबल पॉइंट का, इसके ऊपर अपन यानी कि लिक्विड होगा, इसके नीचे हमारे पास में वेपर ही वेपर होगी, इसमें लिक्विड और वेपर दोनों होंगी, और इसी का ग्राफ हम लोग एक अपन यहां पर जो बना सकते हैं वो बना सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो जब हम लोग जब भी कोई भी कंपोनेंट जो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट जो भी हमारे पास में, जैसे मान लिया मैं इसको बोलता हूं कि इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और इसका अपन वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जो कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बिटवीन कहीं होगा, और उसको हम लोग फिक्स वैल्यू हमारे पास में नहीं है, वो इन दोनों के बिटवीन लाइन करेंगे। तो अगर हम लोग इसी का बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ स्केच करें तो वो कैसा हमें दिखाई देगा। बॉइलिंग पॉइंट का वो हमारे पास इस तरीके से दिखाई देगा, ये होगा पी नॉट बी का और ये होगा पी नॉट टी का। यहां पर हम लोग टेम्परेचर के लिए है टॉलविन, और यहां भी टेम्परेचर हमने लिया बेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट का इस तरीके से होगा, यहां पर देख सकते हैं ये हमारे पास प्रेजेंटेशन रहेगा। थोड़ा सा अपन सही तरीके से स्केच कर लें। बिटवीन दीज टू ठीक है, और यहां पर होगा हमारे पास में पी नॉट बेंजीन का, टी नॉट बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट, और इधर होगा हमारे पास में टोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट, और ये लाई करेगा हमारे पास इसके बीच में यहां पर। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें बबल पॉइंट नीचे होगा और डीओ पॉइंट ऊपर। ये पॉइंट जो होगी अपन वेपर्स के लिए होगा, और ये हमारे पास में लिक्विड का होगा। तो अपन ये ध्यान रखेंगे, उल्टा होता है अपन बॉइलिंग पॉइंट में, और बॉइलिंग पॉइंट इज फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन कंपोनेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन दीज टू, नॉट फिक्स। तो अपन बेंजीन के लिए ध्यान रखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वाली अपन पे जो वीडियो लेक्चर है उसको देखें। और कोई अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन और मुझे अच्छा लगा तो उसके अंदर अवेलेबल होगा जो राउंड फ्लो पर बेस्ड होगा। हम राउंड फ्लो की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सोल्व करें, और उसके बाद अगर कोई डाउट डिस्कशन करना हो, कोई अपन दिक्कत हो, तो अपन मेरे पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़ाई करें मन लगा करके और इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू।